हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 5 चैप्टर 36 गैम्बलिंग। मान्यता, जिया, उदय, वीर, माली और काम कर रहे सभी लोग सोचने लगे दोनों के बीच आखिर क्या बात चल रहा होगा। अभय अपना बात कह खड़ा हो गया तो बच्ची अभय को भी बाय बोल अपने पिता के साथ चली गई महल से। बच्ची के जाने के बाद अभय कंपनी जाने के लिए निकल गया। जब अभय बाहर जा अपने कार में बैठने वाला था तो मान्यता भागते हुए अभय के पास जा खड़ी हो गई तो अभय मान्यता को आ खड़ा देख पूछा, क्या हुआ मान्यता? मान्यता अभय के आंखों में देख पूछी, वो आदमी कैसा है? आपने उनके घाव को भरने के लिए पट्टी करवा दिया। मान्यता के आंखों में सभी के लिए फिक्र देख अभय को गुस्सा आने लगा कि ये फिक्र मान्यता के आंखों में कभी उसके लिए क्यों नहीं होता। अभय ने कठोरता से कहा, आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं, वो ठीक है। हम एक बार उन्हें देखना चाहते। मान्यता का ये डिमांड सुन अभय मान्यता को इग्नोर कर कार के अंदर जा बैठ गया तो फिर ड्राइवर कार का दरवाजा बंद करने को हुआ पर मान्यता कार के दरवाजे को पकड़ बोली, अगर आप हमें उस आदमी के पास नहीं ले जाओगे तो हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अभय को समझ नहीं आता था मान्यता के पास इतना हिम्मत कैसे आ जाता कि वो उसके सामने इतने आराम से कहने का हिम्मत कर लेती। अभय अपने गुस्से से भरे खतरनाक आंखों से देखने लगा तो मान्यता अभय के आंखों में देख बोली, हमें आपसे डर नहीं लगता? अच्छा, अभय ने कोल्डली कहा। अभय के कोल्ड आवाज को सुन एक पल के लिए मान्यता के आंखों में भी डर छा गया पर अगले पल ही अपने आप को निडर दिखा। वो अभय को देखने लगी तो अभय मान्यता का होंठ पकड़ कार के अंदर खींच लिया जिस कारण मान्यता अभय के सीने में जा गिरी। फिर अभय मान्यता को कार के अंदर कर ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर दिया तो मान्यता गुस्से में अभय को क्रूरता से देखने लगी तो अभय मान्यता के चेहरे को पकड़ बोला, हम आपको उस आदमी से मिलवाने ले जाएंगे पर इसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा? कहा। अभय मान्यता के होंठ को छूता हुआ बोला, जहां सिर्फ अंधकार आपको नजर आएगा जिससे कला दुनिया कहा जाता। अभय का खतरनाक बात से मान्यता को थोड़ा डर सा लगने लगा पर उस आदमी का फिक्र मान्यता को रात से सता रहा था। ठीक है, हम चलेंगे। अभय के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान छा गया। कुछ ही वक्त के बाद अभय का काला दुनिया आ गया जिसे आज पहली बार मान्यता देखने वाली थी। अभय कार से उतरा तभी विराज भी अपने कार से उतर आया। जब उसने देखा अभय के साथ मान्यता आए हैं तो विराज अभय को हैरानी से देखने लगा। अभय विराज के हैरानी को इग्नोर कर अंदर जाने लगा तो मान्यता भी पीछे पीछे अभय के चलने लगी। विराज मान्यता के साथ ही चल रहा था। अंदर जाने के बाद अंदर का माहौल देख मान्यता का शरीर जमने लगा। अभय मान्यता की तरफ देखकर भी उससे अनदेखा करने लगा पर विराज से ये नहीं हो पा रहा था। वो मान्यता की तरफ देख बोला, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मान्यता तो हम आपको महल छोड़ने बोल देंगे। जब विराज ने मान्यता से ये कहा तो अभय पीछे मुड़ विराज की तरफ अपने खा जाने वाले नजरों से देखा तो अभय के नजर को देख विराज का बोलती बंद हो गया। मान्यता विराज की तरफ देख बोली, हम ठीक है। अब विराज कुछ न कह चुपचाप से अंदर जाने लगा। अंदर सभी हथियार ले खड़े थे। हथियार लिए इंसान के आंखों में बिल्कुल भी कोई भाव मान्यता को नजर नहीं आ रहा था। सबके सब मान्यता को निर्जीव इंसान लग रहे थे जो जिंदा तो है पर उनके अंदर आत्मा ही ना हो। सभी के खतरनाक भावहीन चेहरे को देख मान्यता का दिल सहमने लगा। मान्यता को समझ नहीं आ रहा था ये कैसा जगह है और यहाँ क्या होता है। तभी जब मान्यता अंदर आई तब उससे समझ आया यहाँ गैम्बलिंग होने वाला है। विराज को समझ नहीं आ रहा था अभय मान्यता को इस जगह पर क्यों लेकर आया है। पहले ही मान्यता को आधा सच पता चल गया है जिस कारण वो अभय से नफरत करने लगी है और अब वो ये सब दिखा अपने लिए और नफरत मान्यता के दिल में क्यों भर रहा भला। अभय राजा की तरह सोफे पर जा बैठ गया। अभय के आने से सभी लोग खड़े हो चुके थे तो अभय मान्यता की तरफ देख उससे अपने पास बैठने का इशारा किया। मान्यता अभय के पास जा बैठ गई। ये कोई आम गैम्बलिंग नहीं था जो मान्यता समझ रही थी। यहाँ तो लोगों के जान का गैम्बलिंग किया जाता। जो जुए में हार गया उससे या तो अपना सब कुछ बेचना पड़ता या फिर अपना जान गंवाना पड़ता। विराज अभय के सामने वाले सोफे में जा बैठ गया। अभय के दिमाग को पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था पर फिर भी विराज अभय के दिमाग को कई दफा अनुमान लगा लेता था पर आज अनुमान लगाना विराज के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। चैप्टर 37 खेल का हिस्सा।
अभय विराज दोनों के आने से गैम्बलिंग शुरू हो गया। गैम्बलिंग के इस दुनिया में बाकी के दो राज्य परिवार के मुख्य सदस्य भी आए हुए थे, जो अभय विराज को देख खड़े हो गए थे। फिर जो वेटर अभय के सामने आया, उससे अभय कुछ इशारा किया तो वेटर बस अपना सिर हिला वहां से चला गया। आज का पूरा प्लान अभय का बनाया गया था। इस प्लान में विराज भी शामिल नहीं था। विराज को डर लगने लगा, ऐसा पहली बार हो रहा था अभय ने उससे कुछ भी ना बताया हो, आखिर वो करने क्या वाला है। गैम्बलिंग की शुरुआत हो गई। यदु राजवंश का राजा श्रीकांतदत्त अपनी स्लेव के साथ आया हुआ था। गैम्बलिंग में आने वाले अधिकतर लोग अपने स्लेव को वहां लाया करते थे। श्रीकांतदत्त के अंदर अभय के प्रति बहुत जलन भरा था, तो वो अभय के सामने बैठी खूबसूरत लड़की को देख अपने आंखों में लस्ट भरते हुए मान्यता की खूबसूरती को देख बोला, अभय क्यों ना इस बार सौदे में आप अपनी और हम अपनी स्लेव को लगाए। अभय को बहुत गुस्सा आया जब उसने मान्यता को एक स्लेव कहा तो मान्यता गुस्से में अपने हाथों का मुट्ठी बना सामने खड़े आदमी को देखने लगी। मान्यता को नहीं पता था ये लड़कियां जो सभी मर्दों के साथ है वो एक स्लेव होगी। अभय क्रूरता से श्रीकांतदत्त को बोला, स्लेव रखने का शौक हमें नहीं, ये हमारी गर्लफ्रेंड है और हम अपनी गर्लफ्रेंड को सौदे में नहीं लगाते। श्रीकांतदत्त घमंड के साथ बोला, अभय प्रतन सिंह आप डर गए क्या हमसे? श्रीकांतदत्त हम किसी से नहीं डरते, तो आप क्या चीज हो? ऐसा ना हो श्रीकांत आप इस गैम्बलिंग में सब हार जाए हमसे। मान्यता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब अभय ने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बताया तो मान्यता का गुस्सा आसमान छूने लगा। विराज के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। उसका दिल कर रहा था वो पूरे यदुवंश को ही बर्बाद कर दे। अभय कठोरता से मुस्कुराता हुआ बोला, आपकी स्लेव में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप हारे तो आपको इस सौदे का कीमत बहुत कठिन उठाना पड़ सकता है। मंजूर है हमें। श्रीकांतदत्त को अपने आप पर बहुत भरोसा था। अभय गैम्बलिंग के लिए आता जरूर था पर कभी जल्दी सौदे नहीं लगाता। यही कारण था कि श्रीकांतदत्त को अपने खेल पर बहुत घमंड था कि वही जीतेगा, पर यह घमंड अभय बहुत जल्द तोड़ने वाला था उसका। भले ही अभय कभी सौदे नहीं लगाता, पर जब वो खड़ा हो जाए गैम्बलिंग के दुनिया में तो कोई उससे जीत नहीं सकता। जब अभय इस सौदे के लिए मान गया तो मान्यता खड़ी हो चिल्लाकर बोली, हम इंसान हैं, आपका सामान नहीं अभय जो आप हमारा सौदा कर रहे। अभय मान्यता की तरफ क्रूरता से देखने लगा। गैम्बलिंग में आए सभी लोग हैरान रह गए। आज तक किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि कोई अभय से ऊंचे आवाज में बात भी कर सके, और ये लड़की उस पर चिल्ला रही। मान्यता आगे बोल पड़ी चिल्लाते हुए, और ना ही हम आपकी। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही अभय मान्यता का होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। फिर उसके चेहरे को पकड़ प्यार से बोला, मान्यता आप समान नहीं बस हमारी हो, और आपको हम कैसे किसी और का होने दे सकते हैं। भरोसा रखिए मान्यता हम पर, हम ही जीतेंगे। अभय को ये लड़की चिल्ला कर बोली, पर अभय गुस्सा करने की जगह उस लड़की से प्यार कर रहा ये देख सभी को भरोसा हो गया जो हमेशा अपने आप को लड़कियों से दूर रखता, आखिर में उससे एक लड़की से प्यार हो ही गया है। पर किसी ने भी आज तक मान्यता के बारे में नहीं सुनना था। मान्यता का तौर तरीका भी कोई राजघराने की राजकुमारी की तरह नहीं था। फिर इस आम लड़की को अभय अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता? अभय के बातों को सुन मान्यता झट से बोली, हमें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। ये कह मान्यता अभय के बाहों से उठने का कोशिश करने लगी तो अभय मान्यता को कसके पकड़ उसके करीब जा कान में धीरे से बोला, अगर आप हमारा साथ नहीं दिए तो हम उस इंसान को मार देंगे। ये सुनते ही मान्यता का छटपटाना बंद हो गया। अभय मुस्कुराता हुआ प्यार से अपने आवाज ऊंचा कर बोला, आप फिक्र मत करिए, हमारे अलावा आपको कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये कहने के बाद मान्यता को अपने बाहों में ही जकड़ अभय श्रीकांतदत्त को कोल्डली देखा तो श्रीकांतदत्त गैम्बलिंग शुरू कर दिया। जब गैम्बलिंग शुरू हुआ तो मान्यता का दिल जोरों से धड़कने लगा। मान्यता के चेहरे का डर देख अभय मान्यता के होंठों पर अपना उंगली चलाने लगा तो मान्यता अभय के हरकत को देख गुस्से में उससे घूरने लगी तो अभय मुस्कुराता हुआ बोला, जान हमारे लिए आप आखिरी चाल चलो। जब अभय ने ये कहा तो मान्यता का चेहरा ब्लैंक हो गया। वो झट से बोली, नहीं हमें ये खेलना नहीं आता, अगर हम हार गए तो हम अपने आप को बेच नहीं सकते। जब मान्यता ने ये कहा तो अभय बोल पड़ा, डरो मत हम हैं ना, ये आखिरी चाल है और हम चाहते ये चाल आप चलो। मान्यता के आंखों में डर छाया हुआ था पर उससे पता था अभय ये उसी से करवा कर रहेगा तो मान्यता अपने आंखों को बंद कर अपना होंठ रख दी।
श्रीकांत दत्त के चेहरे पर तो खुशी लहर रहा था, अब उससे पूरा यकीन हो गया कि वही जीतेगा। विराज के चेहरे पर बस इस बात का टेंशन था कि गैम्बलिंग के होने के बाद जो यहाँ होने वाला उसे देख मान्यता डर ना जाए। और बात रहा इस सट्टे का, तो विराज बहुत अच्छे से जानता था अभय को कोई नहीं हरा सकता। ये चाल भले ही मान्यता चल रही पर कंट्रोल अभय के हाथों में ही होगा। जब आखिरी बाजी में हार का तमाचा श्रीकांत दत्त के मुंह पर पड़ा तो उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। श्रीकांत दत्त के बगल में खड़ी उसकी स्लेव को अपने मास्टर के हारने का कोई दुख नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो चाहती ही थी कि बस वो हार जाए और अभय प्रतान सिंह उससे अपनी स्लेव बना ले। पर अभय को इस खेल में जीतने का श्रीकांत दत्त से कुछ और चाहिए था। हारने के बाद श्रीकांत दत्त के दिल में अभय का खौफ जाग गया। अभय कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे टक्कर लिया जाए, और जो भी उससे टक्कर ले अभय उसे कहीं का नहीं छोड़ता। चैप्टर 38 10 सेकंड। मान्यता अब तक अपने आंखों को बंद की हुई थी, तो अभय मान्यता के खूबसूरत चेहरे को देख उसके होंठ के करीब जा चूम लिया तो मान्यता हैरानी से अपने आंखों को खोली। मान्यता के गुस्से से हुए लाल चेहरे को देख अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। मान्यता चिल्लाकर बोली, हिम्मत कैसे हुआ आपका हमें किस करने का? सामने खड़ी स्लेव को ये लड़की पागल लग रही थी। हर लड़की का अभय प्रिंस चार्मिंग है, और ये लड़की अभय के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे अभय इसके लिए आम लड़का हो। वहां आए सभी लोग मान्यता की तरफ आश्चर्य से घूर कर देखने लगे। सभी को अपने तरफ घूरता पा मान्यता को एहसास हो रहा था जैसे वो कोई भूत हो। मान्यता सभी को इग्नोर कर अभय के गोद से उठ उससे दूरी बनाकर बैठ गई तो अभय श्रीकांत दत्त की तरफ कोल्डली देखा। वो कुछ कहता या उसके साथ कुछ करता इससे पहले ही विराज अभय के पास आ उसके कान में धीरे से कुछ बोला तो अभय कठोरता से मुस्कुराते हुए श्रीकांत दत्त की तरफ कोल्डली देख मान्यता की तरफ मुड़ बोला, हम आते हैं। ये बोलने के बाद अभय गार्ड्स की तरफ देख बोला, मान्यता को विप रूम में ले जाओ, और हाँ, इन्हें अकेला मत छोड़ना। ये कह अभय विराज के साथ जाने लगा। मान्यता को कुछ गड़बड़ सा लगा तो अभय विराज के वहां से जाने के बाद मान्यता उठ जाने को हुई तो अभय का बॉडीगार्ड मान्यता के सामने जा अपने सिर को झुकाए ही बोला, बॉस ने आपको कहीं जाने देने से मना किया है, आप हमारे साथ विप रूम चलिए। ये बात सुन मान्यता इरिटेट हो सोफे पर बैठ बोली, हम यही ठीक है। गार्ड्स आगे कुछ कहता इससे पहले श्रीकांत दत्त मान्यता की तरफ देख शराब पीते हुए मान्यता के तरफ जाने को हुआ तो अभय का बॉडीगार्ड उस आदमी को मान्यता के करीब जाने से पहले ही रोक लिया तो श्रीकांत दत्त गुस्से में भड़कते हुए बोला, हम राजकुमार हैं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें छूने का? बॉडीगार्ड झट से बोला, सर अगर आप सही सलामत घर जाना चाहते तो आप बखेड़ा खड़ा ना करें। ये बात सुन श्रीकांत अपना हौंठ छुड़ा वहां से चला गया तो अभय का बॉडीगार्ड मान्यता के पास आ अपना सिर झुका बोला, बॉस आपको विप रूम में ले जाने बोल है, इसकी जरूरत नहीं, हम यहीं पर रहना चाहते। बॉडीगार्ड अभय को फोन लगा ये बात बता दिया तो अभय मान्यता को फोन देने बोला। गार्ड मान्यता को फोन जा दे दिया तो मान्यता फोन अपने कान में लगा कठोरता से ही बोली, खेलो। अभय ने अपने ठंडे आवाज में कहा, मान्यता आप चाहती हो कि वो आदमी सही सलामत रहे तो जैसा हम बोल रहे वैसा करिए, चुपचाप से आप विप रूम जाए। ठीक है, मान्यता गुस्से में कह फोन कट कर दी तो अभय गुस्से में फोन को देख फोन अपने जेब में रख लिया। विराज अभय के बिगड़े मूड को देख बोला, अभय आपको पता है मान्यता कितनी जिद्दी है, फिर आप उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि वो समझ सके कि जिस दुनिया में वो जाने का सोच रही वो कितना खतरनाक है। आप कहना क्या चाहते अभय? विराज मान्यता आजाद पंछी है, हम चाह कर भी उन्हें जिंदगी भर कैद कर नहीं रख सकते अपने पास। एक ना एक दिन वो आजाद होने का रास्ता ढूंढ खतरे को खुद ही नेवता दे देगी। उनके आंखों में बस अभी अपने परिवार के कातिल को ढूंढने का जोश भरा है और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगी। विराज भले ही हम लोग उन्हें इन सब से दूर रखने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, इसलिए हम उन्हें इस दुनिया से रूबरू करा रहे ताकि जिस दिन पूरे दुनिया को मान्यता का सच पता चले और उनके दुश्मन उन्हें मारना चाहे तो वो उस वक्त इसके लिए तैयार रहे। साथ ही इस दुनिया को वो समझ जाए ये दुनिया उनके दुनिया की तरह अच्छा नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक है। पर अभय हम लोग के रहते उन्हें कभी ये सच पता नहीं चलेगा, और अगर ये सच बाहर आ गया तो मान्यता आपको भी दोषी ठहराएगी अपने परिवार के मौत का। ऐसा ना हो अभय जिससे आप इतनी मोहब्बत करते वही आपके लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। विराज एक ना एक दिन मान्यता के सामने सब सच आना ही है।
उसके बाद वो हमें अपना दुश्मन भी समझ ले तो खुशी खुशी हम कबूल कर लेंगे। उनका प्यार हमारे किस्मत में हो ना हो, पर उनका नफरत तो हमारे किस्मत में मिलेगा ही। वो प्यार से जुड़े रहे हमसे या नफरत से, हम तो चाहते बस वो हमसे जुड़ी रहे ताकि हम इस दुनिया से उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। विराज अपने मन में ही बोला, हम ऐसा नहीं होने देंगे अभय, आपका कोई दोष नहीं, हम कभी भी मान्यता के सामने सच नहीं आने देंगे। दोनों फिर दरवाजे के पास गए तो दरवाजे के पास खड़ा गार्ड अभय विराज को ग्रिड करते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों बड़े से खतरनाक कमरे के अंदर चले गए। अभय विराज दोनों अंदर जा आलिशान सोफे पर जा महाराजा की तरह बैठ गया। फिर अभय अपने सामने अधमरे इंसान को देख कठोरता से अपने डरा देने वाले आवाज में ठंडे तरीके से बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर हमारे काउंट करने से पहले तुमने उस आदमी का नाम नहीं लिया तो अगला पल तुम इस दुनिया को दोबारा देख नहीं पाओगे। मान्यता विप रूम में बैठे बैठे पागल हो रही थी बॉडीगार्ड्स के सामने, तो वो इरिटेट को उठ बोली, हमें वॉशरूम जाना। गार्ड मान्यता के साथ साथ जाने लगा तो मान्यता वॉशरूम के अंदर तो गई पर फिर बाहर ही नहीं आ रही थी। ये देख गार्ड घबरा गया तो वो अंदर से आ रही लड़कियों से पूछा, ग्रीन ड्रेस में अंदर एक लड़की होगी, क्या आप उन्हें एक बार देख हमें बता सकती हो? वॉशरूम से आई लड़की अभय के बॉडीगार्ड को देख बोली, हाँ हाँ हम देखकर बताते हैं। वो लड़की पूरे वॉशरूम में देखी पर उससे हरे ड्रेस में कोई लड़की नहीं दिखी, तो फिर वो बाहर आ गार्ड को बोल दी, अंदर तो कोई ग्रीन ड्रेस में लड़की नहीं है। बॉडीगार्ड के माथे से डर के कारण पसीना आने लगा। वो भागते हुए अभय के पास गया। अभय का गिनती खत्म हो चुका था। वो जैसे ही अपना गन निकाल चलाने को हुआ, इससे पहले ही गार्ड आ बोला, बॉस मैडम नहीं मिल रही। चैप्टर 39 जंजीरों में बंधी। ये सुन अभय का हॉन्ट रुक गया। अभय विराज दोनों उठ उस आदमी को उसी कमरे में अपने गार्ड्स के साथ छोड़ दोनों उस गार्ड के पास आ गए। फिर अभय गुस्से में अपने गन से ही बॉडीगार्ड के चेहरे पर जोरदार मारकर बोला था ना मान्यता पर नजर रखना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अभय के गुस्से को देख विराज अभय के कंधे पर हॉन्ट रख बोला, अभय इस बॉडीगार्ड से बाद में डील कर लेना, अभी हमें मान्यता को ढूंढना चाहिए। अभय फिर आखिरी बार उस बॉडीगार्ड को अपने ठंडे नजरों से देखा, फिर अपने सभी आदमी को मान्यता को ढूंढने के लिए लगा दिया और जिस जिस पर अभय को शक था उससे अपने कैद में तो किया ही था, साथ ही पूरे जगह को ब्लॉक कर दिया ताकि गैम्बलिंग में आए एक भी आदमी जब तक मान्यता ना मिले यहां से कोई भी जा ना सके। अभय विराज मिलकर मान्यता का पता लगाने लगे। तभी अभय के भरोसेमंद बॉडीगार्ड अनूप के फोन में कॉल आया तो अभय का बॉडीगार्ड अनूप कॉल उठा लिया। अनूप कुछ बोलता इससे पहले ही कॉल के दूसरे तरफ के आदमी ने कठोरता से बोला, अपने बॉस को कॉल दो। अनूप ऐसे ही किसी का भी कॉल अभय को दे नहीं देता तो वो झट से पूछा, हो कौन तुम? तुम्हारे बॉस की महबूबा कहाँ है, उसका पता बताने वाला। ये बात सुन अनूप झट से अभय के पास जा बोला, बॉस जिसने कॉल किया है वो बोल रहा उन्हें मैडम के बारे में पता है। अभय झट से अनूप के हॉन्ट से फोन ले लिया, फिर अपने कान में लगा ठंडे डरवाने आवाज में पूछा, कहाँ है हमारी मान्यता? तुम्हारी मान्यता हमारे पास है। आदमी का आवाज सुन अभय को समझ आ गया फोन पे बात करने वाला इंसान कौन है और उससे क्या चाहिए होगा। मान्यता को अगर कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभय का बात सुन आदमी जोर जोर से हंसते हुए राक्षसों की भांति बोला, अभय तुम्हारी महबूबा हमारे कब्जे में है, फिर भी तुम्हारा ये कहने का हिम्मत हो रहा अभय प्रताप सिंह कि तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभय अपने आप को शांत रखते हुए बोला, मान्यता को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें वो दे देंगे। अब आए ना लाइन पर। अब सुनो, तुम्हें महल के बाहर एक लाल रंग का कार खड़ा दिखेगा, अपने महल वापस जा रुद्र को लेकर अपने साथ उस कार में बैठ जाओ। याद रखना तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए और कोई भी होशियारी किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। अभय का जवाब सुन आदमी ने कॉल कट कर दिया। फिर अभय वैसा ही करने लगा जैसा उस आदमी ने कहा था। कॉल कट होने के बाद विराज अभय से पूछने लगा, पर अभय को बहुत अच्छे से पता था अगर मान्यता यहाँ से किडनैप हुई है तो जरूर यहाँ कोई तो होगा जो इसमें उसका साथ दे रहा होगा, और हो ना हो वो अभी भी यहाँ रह उससे हर पल का खबर दे रहा होगा। तो विराज को कुछ बता, अभय अभी रिस्क नहीं ले सकता था। बात मान्यता का जो है, अभय मान्यता को कुछ नहीं होने दे सकता।
अभय कुछ जवाब ना दे वहां से जाने से पहले अनूप के फोन में कुछ नंबर डायल कर अनूप को पकड़ा दिया और विराज की तरफ बस देख वहां से बिना कुछ कहे जाने लगा। अभय के बर्ताव से विराज को इतना तो समझ आ गया मामला कुछ पेचीदा है, इसलिए अभय कुछ नहीं कहा। पर अभय और विराज का बॉन्डिंग बहुत कमाल का था, दोनों आंखों ही आंखों से सब कह जाते थे। अभय के वहां से जाने के बाद विराज अनूप को अपने साथ खाली रूम में ले जा अनूप का फोन उसके हाथ से ले स्क्रीन ऑन कर दिया तो डायल में अभय ने कुछ नंबर लिखे थे। ये एक तरीका का सीक्रेट साइन लैंग्वेज था अभय विराज का, जिससे विराज बहुत अच्छे से समझता था। विराज ने जल्द ही साइन लैंग्वेज को समझ अनूप को इंस्ट्रक्शन दिया यहाँ के हर लोगों पर नजर रखने का, फिर खुद अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों को मैसेज कर दिया। जहां अभय अभी जाने वाला था वो आम लोग नहीं थे, उन्हें अभय और विराज के बिजनेसमैन होने के अलावा अंडरवर्ल्ड का किंग होने का आइडेंटिटी बहुत अच्छे से मालूम था। ये बात सिर्फ अभय और विराज के परिवार को ही पता है और पूरी दुनिया बस यही जानता कि अभय विराज एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ राज्य परिवार से बिलोंग करते, पर इतने सारे कॉर्पोरेशन को हैंडल करने के साथ साथ सबसे ऊंचाई पर रखना आसान तो नहीं जिससे कोई टक्कर ना ले पाए। ये मुमकिन बस इसलिए हो पाया है क्योंकि दोनों बिजनेसमैन होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के किंग भी है। अभय अपना महल जा उस खतरनाक जगह पर गया जहां उस घायल आदमी को बांध कर रखा गया था। अभय को बहुत अच्छे से पता था कि कार के अंदर जाने के पहले ही उसके हाथों से सारा हथियारा ले लिया जाएगा, इसलिए अभय इस खेल में रुद्र को ही अपना हथियारा बनाने का सोचा। अभय का दिमाग कंप्यूटर से भी अधिक तेज था, वो बहुत जल्द ही प्रीडिक्ट कर लेता कि क्या क्या हो सकता और उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता। मान्यता को जब होश आया तो वो अपने आप को बड़े से आलीशान कमरे में पाए, अपने आप को गद्देदार बिस्तर में बंधा पा मान्यता चिल्लाने लगी, किसने हमें जंजीरों से बांधा है, हमें खोलो, हमें खोलो, हमें जाने दो। जब लड़की होश में आ चिल्लाने लगी तो बालकनी में खड़ा लंबा गोरे रंग का आदमी जिसका उम्र 26 वर्ष का हो रहा था, वो दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वो आदमी इरिटेट होते हुए उसने अपने होंठों पर टिकाए सिगरेट को निकाल जमीन पर फेंक अपने पैर से मसल अंदर जाने लगा। जूते के आवाज को सुन मान्यता शांत हो गई। जब आदमी बालकनी से अंदर आ मान्यता की ओर देखा तो मान्यता के आंखों को देख एक पल के लिए आदमी हैरान ही रह गया। आदमी के देख मान्यता बोल पड़ी, कौन हो तुम, क्यों हमें यहाँ लेकर आए हो? आदम मान्यता के पास जा बैठ गया तो मान्यता उससे अपने गुस्से से भरे आंखों से देखने लगी। आदमी मान्यता के गाल को कसके पकड़ अपने ठंडे आवाज में कठोरता से वार्निंग दिया, शांत रहो लड़की, नहीं तो जिंदगी भर के लिए शांत कर दूंगा। चैप्टर 40 कोड़े मारना। मान्यता अपने बड़े बड़े आंखों से आदमी को देखने लगी। तभी आदमी मान्यता को गौर से देखने लगा तो फिर आदमी अपने मन में ही बोला, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मन्नू की तरह है। क्या तुम सच में राजकुमारी मान्यता हो या बस अनाथ आश्रम में पलने वाली आम लड़की? मैं तुम्हें होम नहीं पहुंचा सकता जब तक मुझे तुम्हारा असलियत पता ना चले। मान्यता के आंखों में डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था सामने खड़े आदमी को। ये देख उससे भरोसा सा होने लगा जैसे वही राठौड़ परिवार की राजकुमारी मान्यता हो, पर ऐसे देखकर किसी को भी आदमी राजकुमारी मान्यता नहीं समझ सकता था। आदमी मान्यता को कमरे में अपनी नौकरानी के साथ छोड़ चला गया। बाहर हॉल में आने के बाद आदमी सोफे पर किंग की तरह बैठ गया। अभय रुद्र को वहां से अपने साथ महल के दूसरे तरफ से बाहर ले जाने लगा जहां सभी का आना मना था। जब अभय रुद्र के साथ बाहर गया तो उससे लाल रंग का कार दिखा तो अभय रुद्र के साथ कार के पास चला गया। वहां जाने के बाद उस आदमी के बॉडीगार्ड ने पहले अभय का पूरा तलाशी लिया, फिर अभय के होंठ को रस्सी से बांध उसके आंखों में लाल रंग का कपड़ा बांध दिया। फिर बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोल दिया तो फिर बॉडीगार्ड अभय को कार के अंदर धकेल दिया। फिर रुद्र भी कार के अंदर जा बैठ गया। अगर अभय जो सोच रहा वो सच है तो उससे बहुत अच्छे से पता वो आदमी उसकी मान्यता को होम तो नहीं करेगा और अभय को रुद्र के बदले मान्यता को जरूर दे देगा। असलियत पता लगाने के लिए मान्यता का विराज श्रीकांतादत्त पर पूरा नजर रखने लगा। एक वही इंसान है जो ग्रीन लाइट ग्रुप के साथ मिल ये सब कर सकता। ग्रीन लाइट ग्रुप अंडरवर्ल्ड का बहुत ताकतवर ग्रुप है। ये ग्रुप को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आए मात्र 6 साल हुआ है, पर ये ग्रुप आते के साथ अपना स्थान अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत मजबूत कर लिया था। इतना कि वो अभय और विराज से टक्कर ले सके। अभय विराज हमेशा इस ग्रुप के बारे में पता लगाते, पर ये ग्रुप से रिलेटेड अभय विराज को कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये ग्रुप का लीडर कौन है, वो कहाँ से आया है,
कुछ भी उस ग्रुप के बारे में अभय विराज को पता चल नहीं पाता था, और ये इकलौता ग्रुप ऐसा है जो हमेशा अभय विराज दोनों से टक्कर लेता रहता। भले ही अभय विराज दोनों से वो ग्रुप कभी जीत हासिल नहीं कर पाया हो, पर कभी हार भी उससे नहीं मिला। कार के अंदर ले जाने के बाद अभय के आंख को लाल रंग के कपड़े से बांध दिया गया था, ताकि अभय उसके महल का रास्ता ना देख सके। कुछ वक्त के बाद कार आलीशान महल के पास जा रुका। अभय बस अपने कान के मदद से प्रिडिक्ट कर सकता कि वो कैसे जगह पर आया होगा। उससे अपने आसपास कई पंछियों की आवाज सुनाई देने लगा, साथ ही उससे वो वातावरण बहुत सुकून सा दे रहा था। अभय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दुनिया के कोने पर हो जहां बस शांति होता, और इतना शांत माहौल पूरे राजस्थान में अभी तक अभय ने महसूस नहीं किया था। ये पहली दफा था जब उसे ऐसा सुकून महसूस सा हो रहा था। अभय को अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाने के बाद जब उससे आदमी के सामने खड़ा किया गया तो पीछे खड़ा गार्ड सामने सोफे पर बैठे अपने बॉस से इजाजत मांगा, बॉस इनके आंखों से पट्टी हटा दूं। तभी सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंजा था। अपने बॉस का इजाजत मिलते ही बॉडीगार्ड ने अभय के आंखों से लाल कपड़ा हटा दिया। अचानक से रोशनी पड़ने की वजह से अभय के आंखों चुभन हुआ, पर फिर भी वो अपने आंखों को खोल अपने सामने बैठे आदमी को देखा तो अभय का शक जैसे यकीन में तकदील होने लगा उस आदमी के पहनावे से। पर अभय ने सामने बैठे आदमी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे उसके बारे में भनक लग गया है। अभय के कठोर हुए चेहरे को देख सोफे पर बैठा आदमी अभय के तरफ क्रूरता से देखा। तभी पीछे से रुद्र आदमी के पास गया तो रुद्र के जख्मी हालत को देख आदमी रुद्र को अपने सीने से लगा, बोला, हमें माफ कर दीजिए रुद्र, हमारे वजह से आपको इतना तकलीफ सहना पड़ा। रुद्र आदमी से दूर हो मुस्कुराता हुआ बोला, भाई साहब आपको माफी मांगने का जरूरत नहीं, हमें पता था आप हमें बहुत जल्द वहां से बचा ले आओगे। अभय दोनों भाइयों के प्यार को देखते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया, अब हमें हमारी मान्यता वापस करो। जब अभय ने ये कहा तो आदमी गुस्से में अभय की तरफ देख कोल्डली बोला, हमारे भाई के जिस्म में जितना चोट तुमने दिया है हम भी उतना ही चोट आपकी मान्यता के जिस्म में देकर तुम्हें वापस करेंगे। जब आदमी ने ये कहा तो अभय गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बांध बोला, हमने तुम्हारे भाई को जिस्म में गहरे जख्म दिए हैं तो तुम भी हमारे जिस्म में जख्म दो। आदमी अभय का बात सुन जोर जोर से हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं अभय प्रताप सिंह, आज तुम्हें पता चलना ही चाहिए जब किसी अपने को दर्द हो तो क्या महसूस होता। ये हमें बाखूबी पता है। आदमी ने अपने गार्ड्स को मान्यता को लाने का इशारा कर अभय से कहा, हम तो भूल भी गए थे अभय, तुमने अपना को अपने सामने तड़प तड़प कर मारते देखा है तो तुम्हें ये दर्द बहुत अच्छे से पता होगा, तो आज हम तुम्हें फिर से एहसास करवा देते हैं। ये बात सुन अभय का आंख ठंडा पड़ गया। उसने खूंखार तरीके से आदमी की तरफ देखा। तभी आदमी का गार्ड मान्यता को अपने साथ ले आया। मान्यता को आता देख अभय का कोल्ड आंख वार्म हो गया। जब मान्यता अभय को देखी तो उसे पहली बार अभय को देख खुशी महसूस हुआ। आदमी ने अपने गार्ड को फिर इशारा किया तो गार्ड मान्यता को जमीन में फेंक उसके ऊपर कोड़े मारने को ही था कि तभी अभय मान्यता के ऊपर वो कोड़े अपने शरीर में लेने लगा। क्योंकि उसके होंठ मजबूती से बंधे थे वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए मान्यता को बचाना के खातिर वो कोड़े खुद पर लेने लगा। ये देख मान्यता झट से बोली, अभय आप ये क्या कर रहे, आप हमारे ऊपर से हटिए। पर अभय ने मान्यता का एक भी नहीं सुनना तो आदमी के बॉडीगार्ड अभय को मान्यता के ऊपर से हटाने लगे, पर वो मान्यता के शरीर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो गार्ड्स उससे रोड के कोने से कस कस कर मारने लगे। चोट अभय को लग रहा था पर आंसू के बंद मान्यता के आंखों से गिरने लगा। तभी रुद्र बोल पड़ा, भाई सा ये सब मत करिए। आदमी अपने भाई रुद्र को देखने लगा तो रुद्र बोल पड़ा, भाई सा हमें आपसे कुछ बात करना। फिर आप मान्यता को चोट पहुंचाना चाहते कि नहीं इसका फैसला कर लेना, पर अभी के लिए ये रोक दीजिए। रुद्र का बात सुन आदमी झट से अपने लोगों को बोला, रुक जाओ हम आते हैं, तुम सब ध्यान रखना ये आदमी कोई चालाकी ना कर पाए। ये बोल आदमी रुद्र के साथ स्टडी रूम में जाने लगा। अभय को यकीन था ऐसा होगा ही। अब अभय को पूरा भरोसा हो गया जो वो सोच रहा वो बिल्कुल सही है। स्टडी रूम के अंदर आने के बाद रुद्र दरवाजा बंद कर दिया ताकि दोनों का बात किसी तीसरे को सुनाई ना दे। रुद्र अंदर जा अपने भाईसा से बोला, भाईसा ये लड़की और कोई नहीं राजकुमारी मान्यता है। रुद्र आपको सच में ऐसा लगता? हाँ भाईसा हमने अपने कानों से सुनना है और मान्यता का चेहरा उनकी माँ से मिलता है। क्या सुनना है?
भाई सा ये कल की ही बात है। अभय नशे में लग रहा था। वो मान्यता को अपने साथ हमारे पास हमें जान से मारने के लिए लाया या किसके लिए हमें नहीं पता, पर जब अभय मान्यता को लाया तो अभय उन्हें राजकुमारी मान्यता बोल काले दुनिया के बारे में समझने का प्रयास कर रहा था, ताकि मान्यता काले दुनिया को समझ दूर रही या अपने आप को हर मुसीबत के लिए तैयार कर सके। ये करने के लिए अभय मान्यता का हॉन्ट में गन रख हमारे ऊपर चला दिए। ये सुन आदमी गुस्से में भड़कते हुए बोला, क्या वो आप पर गोली चलाए? आप ठीक हो? आपके किस हिस्से में गोली लगा है? तभी अपने भाई को शांत करने के लिए रुद्र बोला, भाई सा मान्यता के कारण हमें बस गोली छूकर निकला, फिर अभय ने हमारा बैंडेज भी करवा दिया था। शायद अभय हमें मारना नहीं चाहता था। आदमी को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो अपने दुश्मन को मारने की जगह बस जख्म क्यों दिया। अपने भाईसा को ख्यालों में खोया देख रुद्र बोल पड़ा, भाईसा मान्यता के साथ कुछ मत करना। रुद्र, इससे ये साबित नहीं होता मान्यता राठौड़ परिवार की बेटी राजकुमारी मान्यता है। भाईसा, अगर वो राजकुमारी मान्यता ही हुई तो आप बहुत पछताओगे उनके साथ कुछ भी बुरा करने के लिए। आदमी अपने भाई के बातों को सुन सोचने लगा वो क्या करे, तभी रुद्र बोल पड़ा, भाई सा आप अभी के लिए मान्यता को जाने दो अभय के साथ, पर अगर वो राजकुमारी मान्यता है तो हम अभय के साथ उन्हें नहीं रहने दे सकते। चैप्टर 41 विराज का आना। रुद्र अपने भाई के हॉन्ट को पकड़ बोला, तो आप क्या चाहते भाई सा? आप उन्हें यहाँ रखो ताकि उनके ऊपर मुसीबत आ जाए। आपको क्या लगता अभय इतना बेवकूफ है कि वो कोई प्लान नहीं सोचा होगा यहाँ आने से पहले और आप अभय को नहीं मार सकते? अगर आपने ये करने का कोशिश किया तो आपको पता है क्या होगा, कर्मा फिर से दोहराया जाएगा। भाई साहब, हमने बहुत कुछ खोया है, अब हम और नहीं खोना चाहते। अपने भाई रुद्र का बात सुन आदमी बिना कुछ बोले जाने लगा। ये देख रुद्र उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलने लगा, भाई साहब आप क्या करने वाले, हमें बताएं। भाई साहब गुस्से में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। अभय हमारा दुश्मन है, पर हमने अभय के आंखों में मान्यता के लिए प्यार देखा है। वो वहां सेफ है। जब तक हमें मान्यता के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चलता तब तक हमें शांति से सब करना चाहिए। आदमी रुद्र के किसी बात का कोई जवाब ना दे चुपचाप से चले जा रहा था। हॉल आ गया तो रुद्र अपना बोलना बंद कर दिया। आदमी के वापस आने के बाद मान्यता उस आदमी को देख अभय के शर्ट को कसके पकड़ ली। मान्यता के आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं किसी को दिख रहा था, पर अभय को अच्छे से पता था मान्यता अंदर से पूरी डरी हुई है। अभय इस वक्त मान्यता को अपने सीने से लगा बोलना चाहता था, मान्यता डरो मत, कुछ नहीं होगा जब तक हम आपके साथ हैं। पर अभय के होंठ भी बंधे थे। वो मान्यता को जकड़ के पकड़ उसे शांत नहीं कर सकता था। आदमी अभय के तरफ देख बोला, तुम मान्यता को ले जाना चाहते सही सलामत, तो इसके लिए तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। अभय खतरनाक मुस्कान दे अपने ठंडे आवाज में बोला, मंजूर है। ये सुन मान्यता अभय की शर्ट को कसके पकड़ ली तो अभय मान्यता के आंखों में देख प्यार से बोला, मान्यता हमसे दूर हो जाए। पर मान्यता अभय से दूर जाने की जगह अपने होंठ और मजबूत कर ली अभय के शर्ट पर, तो अभय खुद ही अपने कदम पीछे लेने लगा, पर मान्यता अभय के गले से लग गई। जब अभय को अपने शरीर पर गर्म पानी की बूंदें महसूस हुआ तो अभय धीरे से मान्यता को बोला, मान्यता आप रो क्यों रही? आप तो यही चाहती थी ना, हमें सज्जा देना तो हमें मिल रहा, आपको तो खुश होना चाहिए। हमारे अलावा आपको कोई सज्जा नहीं दे सकता। मान्यता ने ये बड़े प्यार से बोला। दोनों को करीब हो बातें करता देख आदमी अपने गार्ड्स को इशारा कर मान्यता को अभय से दूर करने का इशारा कर दिया। फिर आदमी के बॉडीगार्ड दोनों को अलग करने लगे। जब गार्ड्स मान्यता को अभय से दूर कर मान्यता के होंठ को पकड़ लिए तो अभय अपने गुस्से से भरे खतरनाक लाल आंखों से दोनों गार्ड्स को देखने लगा। अभय के गुस्से को देख दोनों गार्ड्स के होंठ कांपने लगे। शेर को कितना भी कैद कर लिया जाए पर शेर शेर होता, शेर के बंधे होने के बाद भी शेर का खौफ खत्म नहीं होता। इसी तरह था अभय, भले ही वो उनके कैद में था पर अभय के ओरे से सबका दिल डर से दहला जा रहा था। अभय तो बस इंतजार कर रहा था कब उसका खेल शुरू होगा। कोड के जरिए उसने विराज को ये तो बता दिया था उसे क्या करना। किसी को भी इस आदमी के घर का पता नहीं, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो इस आदमी के साथ मिल मान्यता को उसके लोगों के सामने से ही उठा कर ले गया था। अभय मान्यता को देखने लगा, तभी बॉडीगार्ड लोहे का कोड़ा ले अभय के शरीर पर कोड़ा जोर का दे मारा। पहला कोड़ा पड़ते ही मान्यता के आंखों से मोती गिरने लगा।
अभय के मुंह से एक चीख नहीं निकला, वो बस मान्यता के आंखों में ही देखे जा रहा था। अभय को दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा था ये अभय को ही पता होगा, पर अभय को चोट खाता देख मान्यता को बहुत दर्द होने लगा अपने दिल में। मार अभय खा रहा था पर आंसू मान्यता के आंखों से बहता जा रहा था। ये पहली दफा अभय ने देखा था जब मान्यता उसके लिए रो रही थी। ये फीलिंग्स, ये पल अभय के लिए बहुत सुकून देने वाला था, पर मान्यता के हाथों को उसके बॉडीगार्ड पकड़े थे। ये देख अभय को बहुत गुस्सा आ रहा था। 12 कोड़े पड़ने के बाद जब बॉडीगार्ड 13 कोड़ा मारने को हुआ, तभी गोली की आवाज से सभी उस तरफ देखने लगे। विराज अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ आगंतान खड़ा था और पहला गोली विराज ने उस गार्ड के होंठ में मारा, जिससे आदमी के बॉडीगार्ड के होंठ से कोड़ा नीचे गिर गया। जो गार्ड्स मान्यता को पकड़े थे वो डर से मान्यता का होंठ से अपना हटा झट से दूर खड़े हो गए। विराज के साथ इतने लोगों को, वो भी अंदर उनके लोगों से लड़ उन सबको मात देता हुआ आता देख रुद्र अपने भाई को देख उसके करीब जा धीरे से बोला, हमने कहा था ना, अभय इतना बेवकूफ नहीं कि वो बिना कोई प्लान का आए। किसी को भी हमारे महल का पता नहीं, फिर इन्होंने कैसे पता लगाया होगा। आदमी ने अपने भाई रुद्र को कोल्डली देखा तो रुद्र अपने भाई के आंखों में भरे गुस्से को देख शांत हो गया। जब बॉडीगार्ड ने मान्यता का होंठ छोड़ा तो मान्यता भागते हुए जा अभय के सीने से जा लग गई। पीछे से विराज और उनके सामने आ एक गार्ड अभय के बंधे होंठ को पीछे से खोलने लगा। जैसे ही अभय का होंठ खुला तो अभय अपना होंठ आगे कर मान्यता के बाल को सहलाने लगा ताकि मान्यता शांत हो जाए। विराज अपना गन अभय की तरफ बढ़ा दिया तो अभय अपने होंठ में गन ले मान्यता को खुद से दूर करता हुआ विराज से बोला, विराज मान्यता को महल ले जाए। ये बात सुन मान्यता झट से बोली, हम नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलो। अभय मान्यता को अपने ठंडे आंखों से देखा तो मान्यता आगे बोल पड़ी, अभय आपको बहुत चोट आए है, हमें महल वापस जाना चाहिए, इन लोगों को पुलिस हैंडल कर लेगे। ये बात सुनते ही आदमी हंसते हुए बोला, आपको सच में लगता अभय पुलिस का मदद लेगा? लगता है आपको अभय का असलियत नहीं पता, अभय कौन है? मान्यता पीछे मुड़ उस आदमी को देख क्रूरता से बोली, अभय क्या है क्या नहीं हमें नहीं लगता, हमें आपसे जानना चाहिए। ये बोल मान्यता उम्मीद से अभय को देखी तो अभय मान्यता के आंखों में देख कठोरता से बोला, विराज इन्हें यहां से लेकर जाए। अभय का बात सुन मान्यता का होंठ पकड़ विराज उसे अपने साथ ले जाने का कोशिश करने लगा, पर मान्यता अपना होंठ छुड़ा अभय के होंठ को कसके पकड़ बोली, अभय प्लीज ये सब मत करो, हम नहीं चाहते आप किसी का खून करो। तभी आदमी फिर बोल पड़ा, किसी का? इसने कितनों का जान लिया है, शायद आपको पता नहीं। अभय आदमी को खतरनाक तरीके से घूरा, पर आदमी अभय को देख मुस्कुराता हुआ आगे बोल पड़ा, हमें लगता है मान्यता को आपके बारे में सब कुछ नहीं पता। अभय कुछ जवाब ना दे मान्यता का होंठ खुद से हटा, चिल्लाकर गुस्से में बोला, मान्यता यहां से जाए। मान्यता आदमी की तरफ मुड़ पूछी, कितनों को इन्होंने मारा है? अनगिनत लोगों को, हमें तो गिनती भी नहीं पता। अभय का दिल कर रहा था वो उस आदमी के मुंह को अभी ही बंद कर दे, उसे मारकर, पर अभय अपने आप को शांत रखने का कोशिश करने लगा। तभी विराज ने अपने गार्ड से कहा, उसका मुंह बंद करो। तब मान्यता विराज को बोल पड़ी, क्यों विराज, क्यों कर रहे उनका मुंह बंद? जब अभय किसी को जान से मारने में और आप उनका साथ देने में नहीं कतराते तो फिर सच हमारे सामने आ रहा तो क्यों कतरा रहे आप दोनों? अभय मान्यता का बाजू पकड़ उसे अपने तरफ मोड़ कठोरता से बोला, आपको जानना हम कितनों का जान लिए हैं तो हम आपको फुर्सत से बता देंगे, पर अभी आप महल वापस जाओ। हम आप जैसे खूनी के महल दोबारा नहीं जा सकते। मान्यता का ये बात सुन अभय अपने डरा देने वाले ठंडे आवाज में बोला, मान्यता आप हमें फोर्स कर रही कि हम आपके साथ जबरदस्ती करें? आपको यहाँ से अपने महल भेज कैद कर रखने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आपको पता ही है हम क्या क्या कर सकते आपके साथ। ये बात सुन मान्यता को सब याद आने लगा जो अभय ने उसके साथ किया था। फिर मान्यता अपना होंठ छुड़ा सबके सामने अभय के गाल पर एक चांटा खींचकर लगा दी। ये देख सभी हैरान रह गए, पर अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मान्यता अभय को चांटा मारने के बाद बोली, आपके अंदर दिल नहीं अभय, आप हमें कैद करो या हमारे साथ कुछ भी जान से मारा दोगे, फिर भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही आपको एक और खून करने देंगे। चैप्टर 42 नफरत या बेइंतहा प्यार। मान्यता के बदलते रूप को देख आदमी रुद्र हैरान हो गए।
तभी आदमी बोल पड़ा, अब हमें भरोसा हो गया है आप ही राजकुमारी मान्यता राठौड़ हो, क्योंकि जो अभय से इस तरीके से बात करने की हिम्मत रखे वो कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। अभय को बहुत अच्छे से पता था मान्यता बहुत जिद्दी है, उसे हैंडल करने के लिए अभय को गुस्से से नहीं बल्कि शांति से मान्यता के साथ डील करना होगा। अभय मान्यता के बाजू को पकड़ अपने तरफ कर उसके आंखों में देख शांति से अपने आवाज को वार्म करते हुए बोला, मान्यता हम आपसे वादा करते हैं हम किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, अब आप यहां से जाओ। आप सच बोल रहे अभय? मान्यता हमने आपको वचन दिया है और आपको पता है ना राजपूत अपना प्राण दे सकते पर वचन नहीं तोड़ सकते। अभय का ये बात सुन मान्यता का रौद्र रूप अब शांत हो गया। जिस बगावत के लिए वो खड़ी हुई थी उस बगावत में जीत हासिल कर ली थी। ठीक है अभय हम जाने के लिए तैयार है। ये बात सुन विराज मन में ही बोला, दोनों के दोनों आग है, पता नहीं दोनों का फ्यूचर क्या होगा। अगर आज अभय अपना आग बुझाते नहीं तो मान्यता अपने आग से पूरे महल को जलाकर राख कर देती। विराज अपने ख्याल में डूबा था तभी उससे अभय का कठोर आवाज सुनाई दिया, विराज मान्यता को अपने साथ ले जाए। विराज ने अपने सिर को हाँ में हिला मान्यता की तरफ देखा तो मान्यता विराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों उस आदमी के महल से बाहर चले गए तो उनके जाने के बाद अभय उस आदमी के महल में खुद का महल समझ सोफे के पास जा वहां के राजा की तरह आराम से बैठ गया। आदमी और रुद्र गुस्से में अभय को घूर कर देखने लगे तो अभय अपने लोगों को इशारा कर दिया बाहर जाने का, तो सभी बॉडीगार्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे तो अभय कठोरता से अपने ठंडे डरवाने आवाज में बोला, बाहर जाओ। अभय का ठंडा आवाज सुन सभी बॉडीगार्ड डर कर बाहर चले गए। फिर अभय आदमी के तरफ देख बोला, अपने भाई को यहां से भेजो। आदमी को समझ नहीं आ रहा था आखिर अभय करना क्या चाहता है, पर फिर भी आदमी ने अपने भाई को देख बोला, रुद्र यहां से जाओ, हम आपको अकेला छोड़ नहीं जाएंगे भाई साहब। अभय अपने सिर पर अपना गन रख माथे में घिसने लगा। आदमी को अभय के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रहा था। आदमी को ये भी बहुत अच्छे से पता था अगर इसने मान्यता से वादा किया है तो वो अपने वादे से तो नहीं मुकरेगा। आदमी अपने भाई की तरफ देख सख्ती से इस बार बोला, रुद्र जाओ यहां से। रुद्र को आखिर में अपने भाई सा के बातों को मान जाना ही पड़ा। रुद्र के जाने के बाद आदमी बोला, चाहते क्या हो तुम? दोस्ती। अभय का बात सुन आदमी हैरान रह गया। आदमी के हैरानी को देख अभय आगे बोला, हमें पता है तुम्हारा नाम अर्जुन नहीं है और हमें ये भी पता है तुम्हारा असली नाम पहचान खानदान क्या है, और ये भी हमें पता है आपको मान्यता का सच भी पता चल चुका है, इसलिए ही आपने मान्यता को होम नहीं किया। हम नहीं चाहते थे जो आइडेंटिटी तुम अपना इतने सालों से छिपाए रखे हो उसे हम सभी के सामने ले आए, इसलिए हमने सबको यहाँ से जाने बोल दिया। और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई को ये पता चले कि हम तुमसे क्या डील करना चाहते। पर तुम ऐसा कर क्यों रहे? जब तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया है तो तुम्हें ये भी पता होगा हम तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, फिर अपने दुश्मन से दोस्ती करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता। अभय आदमी के तरफ देख बोला, हमसे बदला लेकर क्या करोगे? तुम्हें बदला तो मेरे पिता से लेना चाहिए और इस बदले में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसता हुआ बोला, बेवकूफ समझे हो क्या हमें बहुत अच्छे से पता है तुम हमें अपने बातों में उलझा रहे। अभय अपने होंठ में पकड़े गन को आदमी की तरफ फेंक बोला, अभी हम तुम्हें जो कहेंगे उस बात पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं हुआ तो आज ही अपना बदला तुम हमसे ले लेना, हमें मारकर। मान्यता विराज के साथ कार में बैठ जा रही थी पर उसका दिल अभय में ही लगा था। मान्यता को खोया देख विराज बोल पड़ा, फिक्र मत करिए मान्यता, अभय अपना जान देने दे देगा पर आपसे किया वादा नहीं तोड़ेगा। ये बात सुन मान्यता घबराते हुए विराज की तरफ देख पूछी, अगर अभय उन्हें नहीं मारेंगे तो क्या वो अभय को मार देंगे? विराज का कहने का मतलब तो यही था, पर अभय को जान से मारना आसान नहीं। लेकिन विराज तो बस मान्यता के दिल का हाल समझना चाहता था। एक तरफ मान्यता उसे नफरत करती पर दूसरी तरफ उसे कुछ होता देखती तो उसके लिए परेशान हो जाती। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अनोखा है जिसे समझना उतना ही मुश्किल। विराज ने अपने चेहरे पर झूठे उदासी का भाव लाते हुए बोला, हाँ मान्यता, आपने अभय को मुसीबत में डाल दिया है। मान्यता परेशान हो गई। मान्यता के चेहरे पर आ रहे परेशानी को देख विराज को बहुत मजा आने लगा। मान्यता विराज के होंठ पर अपना होंठ रख कसके पकड़ बोली, विराज हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं।
मान्यता इसका कोई फायदा नहीं, वो लोग अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रुप में आते हैं, अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े ग्रुप से सामने पुलिस का कुछ नहीं चलता। ये सुन मान्यता डर से घबरा गई, वो ड्राइवर की तरफ देख बोली, कार घुमाओ, हमें अभय के पास जाना है। विराज झट से बोल पड़ा, नहीं मान्यता, हम आपको वहां वापस लेकर नहीं जा सकते। विराज, आप अभय के अच्छे दोस्त हो, आप अपने दोस्त को मरता देखना चाहते क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मान्यता, इसके अलावा कि हम उन्हें वहां अकेले मरता छोड़ दें। ऑप्शन है विराज, हम मिलकर अभय को उनके पास से लेकर आएंगे। महल में बैठे आदमी अभय के बात को सुन बोला, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मान्यता से प्यार करने लगे हो इसलिए क्या? नहीं अर्जुन, हम ऐसा इसलिए कर रहे ताकि हम अपनों को अपने पिता से बचा सके। अब मान्यता भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सिर्फ परिवार का, दिल का नहीं। ये सुन अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। अभय के चेहरे पर आ रहे मुस्कान को देख अर्जुन आगे बोल पड़ा, आपको हमारा नाम पता ही चल गया है तो आप हमें हमारे असली नाम से बुलाए। नहीं अर्जुन, हम नहीं चाहते किसी को आपके बारे में पता चले, और ये भी नहीं चाहते कि किसी को हमारे दोस्ती के बारे में पता चले। सबके नज़र में हम हमेशा की तरह दुश्मन ही रहेंगे। दोनों बात ही कर रहे थे तभी मान्यता अंदर आ, जब उसने देखा आदमी के हाथ में विराज का अभय को दिया बंदूक है तो वो देख मान्यता भागते हुए अभय के पास जा बोली, आप अभय को नुकसान पहुंचाने का कोशिश भी किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। अभय आदमी दोनों मान्यता को हैरानी से देखने लगे। मान्यता अभय के पास जा उसे देखने लगी। जब उसे अभय सही सलामत दिखा तो वो अभय को गले से लगा ली। ये सीन कैप्चर करने वाला था, पर विराज को डर था, अगर अभय ने उसे ऐसा करते देख लिया तो वो उसे जान से मार डालेगा। अभय मान्यता के सिर को प्यार से सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ मान्यता? हमने आपसे कहा था ना, आप यहाँ से जाओ, हम किसी को भी हार्म नहीं करेंगे। मान्यता अभय के सीने में ही लगी, बोली, पर हमें आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपको ये लोग मार देंगे? अगर आपने इन्हें नहीं मारा तो? मान्यता के दिमाग में ये सब डालने वाला विराज ही हो सकता, तो अभय विराज की तरफ कठोरता से देखा तो वो ऐसा दिखाने लगा जैसे उसने कुछ ना किया हो। मान्यता का बात सुन आदमी बोल पड़ा, मान्यता, हम तुम्हारे अभय को कुछ नहीं करने वाले। मान्यता अभय से दूर हो गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाई, झूठे कही के ये गन क्यों पकड़ा है फिर आपने? अभय, पुलिस भी इसलिए नहीं बुला सकते ना क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रुप से हो। आप पुलिस को डरा सकते अपने खोखली धमकी और अंडरवर्ल्ड के पहचान से, पर हमें नहीं। अभय यहाँ सब संभालने का कोशिश कर रहा और ये विराज पता नहीं क्या क्या मान्यता के दिमाग में घुसेड़ दिया है। आदमी गन टेबल पर रख मान्यता के बातों को सुन परेशान हो बोला, अभय अपनी मान्यता को यहाँ से लेकर जाए। ये बात सुन मान्यता खुशी से अभय की तरफ देखने लगी, पर उसके बाहों से नहीं उठी तो अभय मान्यता के माथे पर हाथ रख बोला, चले। चैप्टर 43 भावनाओं में। मान्यता ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया छोटी बच्ची की तरह, फिर अभय की गोद से उतर उसका हाथ पकड़ ली तो अभय भी सोफे से उठ मान्यता को अपने साथ ले जाने लगा। आदमी बस दोनों को साथ जाता देखने लगा। दोनों के जाने के बाद वो खुद में ही बोला, अभय आपसे प्यार करते पर आपका समझ नहीं आ रहा, कभी आप अभय के प्रति अपना नफरत जाहिर करती तो कभी बेइंतहा प्यार। अभय, विराज, मान्यता तीनों आदमी के महल से बाहर जा कार के अंदर जा बैठ गया। आदमी के महल से बाहर जाने के बाद मान्यता पहले की तरह बन गई, जो अभय से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहती थी। कुछ वक्त के बाद महल आ गया। महल आने के बाद मान्यता जल्दी से कार का दरवाजा खोल भागते हुए अंदर चली गई। अभय बस मान्यता को भागते हुए जाते देखने लगा। फिर अभय विराज भी साथ कार से उतरे। अभय विराज की तरफ कोल्डली देखा तो विराज को समझ आ गया अभय उसे ऐसे क्यों देख रहा। तो विराज अपने सिर पर हाथ फेरते हुए सिल्ली सा मुस्कान दे बोला, अभय हम तो बस देखना चाहते थे मान्यता आपसे कितना प्यार करती, पर हमें नहीं पता था मान्यता ऐसा कुछ कर देगी। प्यार शब्द सुनते ही अभय के कठोर चेहरे पर मुस्कान छा गया। मान्यता भागते हुए अपने कमरे में जा कमरा को बंद कर खुद में ही बोली, हमें आज क्या हो गया था? हम क्यों अभय का इतना फिक्र कर रहे थे? मान्यता तुझे अभय से दूरी बनाकर रखना है, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अभय विराज दोनों महल के अंदर आ गए। जब विराज का नजर जिया पर गया तो उसके मन में कुछ शैतानी सुझा तो वो अभय के तरफ देख बोला, अभय हमें जिया से कुछ बात करना, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है।
ये बोल अभय वहां से चला गया तो विराज जिया के पास गया तो विराज को देखकर भी अनदेखा कर जिया जाने लगी। तभी विराज जिया का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, बहुत हिम्मत आ गया है आप में। जिया विराज की तरफ देख बोली, हमारे पास हमेशा से हिम्मत रहा है। अच्छा फिर आप हर गलतियों के बाद हमारे पास ये क्यों कहती रहती? प्लीज विराज आप भाईसा को कुछ मत बताएगा। ये बात सुन जिया गुस्से में विराज को देखी तो विराज जिया के चेहरे पर अपना हाथ रख बोला, हमने सुना है कल से आप कॉलेज जाने वाली। हाँ, पर क्यों? पढ़ने के लिए। ये बात सुन विराज अपना हाथ जिया के चेहरे से हटा जोर जोर से हंसने लगा, जैसे जिया बहुत बड़ा मजाक कर दी हो। विराज को ऐसे हंसता देख जिया गुस्से में पूछी, हंस क्यों रहे आप? विराज अपने हंसी को कंट्रोल करता हुआ बोला, आप और पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना चाहती? पास होने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ता कि हम आपको कुछ पढ़ा दे और आप कम से कम पास हो पाओ। ये बात सुन जिया चिढ़ने लगी तो वो गुस्से में बोल पड़ी, हम वहां लड़का पटाने जा रहे अब खुश। ये बात सुन विराज का चेहरा कठोर हो गया तो गुस्से में जिया का हाथ पकड़ उसे दीवार पर धक्का दे। एक हाथ से जिया के हाथ को दीवार पर दबा और दूसरे हाथ से जिया के गाल को मजबूती से पकड़ बोला, प्रिंसेस अगर हमने कभी भी सुना या देखा किसी के करीब आप जाने की कोशिश कर रही या आपके करीब कोई आने का कोशिश कर रहा तो हम आपको हमेशा हमेशा के लिए कमरे में बंद कर देंगे। ये सुन जिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोल पड़ी, हम कुछ भी करें आपको क्या? विराज ने अपने ठंडे दरवाने आवाज में बोला, कुछ करके देखे फिर हम आपको बताते हैं हमको क्या हो सकता। ये बोल विराज वहां से जाने लगा। विराज के अचानक से आने वाले गुस्से को देख जिया का शरीर डर से जम गया। जिया के बातों को सुन विराज का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। जब वो अभय के आलीशान कमरे के अंदर गया तो अभय कमरे के अंदर आते विराज के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देख अभय पूछ पड़ा, जिया के पास जाते वक्त बहुत खुश थे आप, पर उनसे मिलने के बाद क्या हुआ विराज आपको? अभय आप अपनी बहन के साथ 5-6 बॉडी गुड्स भेजना कॉलेज, हम नहीं चाहते उनके आसपास कोई भी लड़का मंडराए। अभय विराज को हैरानी से देखने लगा। विराज के चेहरे पर छाया गुस्सा देख अभय को इतना तो समझ आ गया, जिया ने जरूर कुछ ऐसा बात कहा होगा जो उसे कहना नहीं चाहिए। तो अभय झट से बोल पड़ा, विराज बॉडीगार्ड तो जाएंगे ही, पर अगर आपको इतना ही फिक्र हो रहा तो आप उन दोनों को कॉलेज खुद ही छोड़ आए। ये बात सुन विराज झट से बोला, हाँ सही कहा आपने, हम ही छोड़ आते, हम देख भी लेंगे आखिर कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ। हमेशा विराज ही अभय का खींचता रहता था तो आज अभय ने भी सोच लिया विराज को परेशान करने का। विराज अगर हमारी बहन को कॉलेज में कोई पसंद आ गया तो? ये बात सुनते ही विराज का चेहरा डार्क हो गया तो अभय विराज के काले कठोर होते चेहरे को देख फिर बोल पड़ा, जिया को अगर कोई पसंद आ गया तो आप क्या करोगे विराज? विराज गुस्से में भड़कते हुए बोला, जिनसे भी वो प्यार करेगी हम उन्हें उनकी जिंदगी से बहुत दूर भेज देंगे और प्रिंसेस को जिंदगी भर के लिए अपना बना लेंगे। इस बात पर अभय विराज को घूर कर देखने लगा। तभी विराज को एहसास हुआ भावनाओं में बहकर उसने कुछ अधिक ही कह दिया है तो वो बेचारा वाला मुंह बनाते हुए बोला, अभय हमारे कहने का मतलब था। चैप्टर 44 बचा हुआ परिवार। विराज के बात को बीच में काटते हुए अभय बोला, आप दूसरे को चांस ही क्यों दे रहे विराज? जाकर जिया को बता दीजिए आप उनके लिए क्या फील करते हो। कैसे बताए अभय, हम आपके दोस्त हैं इसलिए वो हमें भाई की तरह ट्रीट करती। इतनी दफा उनसे कहे हैं आप हमें अपना भाई मत समझो। विराज के बात को सुन अभय विराज के कंधे पर हाथ रख बोला, आप उन्हें कहिए मत बल्कि एहसास दिलाए। पर कैसे अभय? विराज हम लव गुरु होते तो अब तक मान्यता को अपना बना चुके होते, ऐसे उनके नफरत का सामना नहीं करते रहते। ये बात सुनने ही विराज जोर जोर से हंसने लगा। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो अभय आवाज दे दिया, अंदर आ जाओ। नौकर दरवाजा खोल अंदर आ बोला, हुकुम सा रात के खाने का वक्त हो चुका है। ठीक है। जब अभय ने अपना जवाब दे दिया तो नौकर सिर झुकाए ही कमरे से बाहर चला गया। फिर दोनों बाहर जाने के लिए उठे ही थी कि तभी विराज को उसके दादाजी का कॉल आ गया। जब विराज को उसके दादाजी का कॉल आया तो विराज कॉल उठा लिया। हेलो विराज, आप कहाँ हैं? हम अभय के साथ हैं। ओह, आप महल वापस कब आएगा? विराज को अपने दादाजी के आवाज में घबराहट नजर आ रहा था तो वो जवाब देने की जगह सवाल पूछ पड़ा, कुछ हुआ है क्या दादाजी?
विराज, आपके पिता तो वो औरत फिर अपने जाल में फांस रही, इस बार हम नहीं चाहते विराज की इस औरत का जीत हो। विराज अपने दादाजी को भरोसा दिलाते हुए कहा, फिक्र मत करिए दादाजी, जीतेंगे तो इस बार हम ही, आप आराम करिए हम आते हैं। इतना बोल विराज फोन रख अभय से बोला, अभय हमें महल वापस लौट जाना चाहिए। आप कुछ खा लीजिए फिर चले जाएगा। नहीं अभय, अभी हम निकलते हैं, कल तो आना ही है जिया मान्यता को कॉलेज ले जाने के लिए। ये बात विराज मुस्कुराते हुए बोला। विराज के चेहरे पर आ रहे नूर को देख अभय भी मुस्कुराने लगा। फिर अभय विराज को बाहर तक छोड़ने चला गया। डाइनिंग हॉल में सभी अभय के आने का ही इंतजार कर रहे थे। मान्यता को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब अभय विराज को छोड़ डाइनिंग हॉल में आया तो मान्यता अभय को बिना देखे ताना दी, क्या जो रूल्स बनाता वो अगर तोड़े तो उन्हें सजा नहीं मिलता। सब मान्यता को हैरानी से देखने लगे। अभय अपने जगह पर बैठने ही वाला था पर मान्यता के बात को सुन मान्यता के पास जा उसके तरफ झुका, जिस कारण एक पल के लिए मान्यता की सांसें ही रुक गई। सभी के वहां होने से अभय कुछ करेगा नहीं, यही सोचकर मान्यता अपने तेज धड़कनों को शांत करते हुए अभय को कठोरता से देखने लगी। अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या करते कौन देख रहा, भले ही इसमें उसके परिवार वाले ही क्यों ना हो। अभय मान्यता के चेहरे को पकड़ जैसे ही ऊपर किया, मान्यता की धड़कनें बढ़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभय फिर वो भी सबके सामने ही उसे किस कर देगा। ये सोच मान्यता अपने हाथों से अभय को दूर करना चाहती थी, पर अभय के मजबूत शरीर को वो टस से मस भी ना कर सकी। अभय के तीनों भाई बहन उसके तरफ ही देख रहे थे, साथ ही सभी नौकर नौकरानी भी। ये देख अभय अपना डरा देने वाले नजर से सबके तरफ देखा तो सभी अपने नजर को उसके तरफ से हटा अपने सिर को झुका कर बैठ गए। तो अभय मान्यता के कान के पास जा अपने जीभ को निकाल मान्यता के कान को चाट लिया, जिस कारण मान्यता चिल्ला पड़ी, आपका हिम्मत कैसे हुआ। ये बोल वो शांत हो गई, क्योंकि सभी उसके तरफ देख सोचने लगे आखिर हुआ क्या, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा था आखिर अभय ने मान्यता के साथ क्या किया। तो मान्यता शांत हो अपने जगह पर मजबूती से बैठ गई, फिर खाना खुद से ले अपना खाना लगाने लगी। अब तो ये देख किसी को अधिक फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मान्यता ऐसा हमेशा किया करती थी। उसे न ही अभय का डर था न ही उसे फर्क पड़ता यहाँ का क्या नियम है। वो अपना खाना ले खाने लगी तो अभय उसके बगल में बैठी जिया को देख बोला, आप कहीं और बैठ जाए। ये सुन मान्यता के खाते होंठ रुक गए। जिया हैरान थी, साथ ही सभी लोग। आज से पहले अभय ने कभी भी अपने जगह के अलावा दूसरे जगह पर बैठ कभी नहीं खाया। मान्यता अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए खाना खाने लगी। नौकरानी अभय का खाना जल्दी से लगाने लगी। अभय मान्यता को खाता देख मन में ही बोला, आज हम आपको मैनर सिखा कर रहेंगे मान्यता। ये कहते ही अभय मान्यता के पैर पर अपना होंठ रखा तो मान्यता का खांसी होने लगा। अभय झट से पानी का ग्लास ले मान्यता के होंठों के करीब गिलास किया तो मान्यता उसके होंठ को हटाने ही वाली थी, तभी अभय मान्यता के कान में धीरे से बोला, आप अगर हमारी हर बात मानोगे तो हम आपके बचे हुए परिवार से आपको एक दिन मिलवाएंगे। बचा हुआ परिवार, पर मैडम ने तो कहा था उस हादसे में तो उसका पूरा परिवार मारा गया था। वो हैरानी से अभय को देखने लगी तो अभय मान्यता के मुंह के पास ग्लास ले जाता हुए उसके होंठ के पास सटाया तो मान्यता शांति से पानी पीने लगी। चैप्टर 45 कॉलेज का दिन। जब मान्यता का पानी पीना हो गया तो अभय ग्लास रख अपना खाना खाने लगा। अभय को खाता देख परिवार के सभी लोग खाना खाने लगे। तभी वीर का फोन बजा। वीर अपना फोन निकाल बस वाइब्रेशन में कर दिया तो फिर वीर का फोन बार बार वाइब्रेट करने लगा। शांत माहौल में वाइब्रेशन भी सभी को साफ सुनाई दे रहा था। तो अभय अपना खाना खत्म कर बोला, कोई बहुत सिधरत से आपको याद कर रहा वीर, खाना हो गया हो तो अपना फोन उठा ले। खाना खाने के बाद जब अभय हॉल से चला गया तो मान्यता भी झट से उठ पहले किचन गई। किचन में मान्यता को आता देख सभी नौकर नौकरानी अपना सिर झुका लिए तो मान्यता किसी पर अधिक ध्यान न दे किचन में जाते ही लेप बनाने लगी। किसी नौकर नौकरानी को समझ नहीं आ रहा था आखिर मान्यता क्या कर रही, सभी बस अपना सिर झुकाए देखने लगे। वीर अपने कमरे में जा कॉल लगाया टिस्सा को। बार बार कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि टिस्सा ही थी। जब टिस्सा को वीर का कॉल आया तो वो कॉल उठा, बोली, हमारे कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे थे आप। कितने सालों के बाद टिस्सा के मुंह से ये सब वीर सुन रहा था, नहीं तो टिस्सा अब उसे बिल्कुल इग्नोर कर बात किया ही नहीं करती थी।
वीर आराम से बिस्तर पर लेट बोला, हम रिलेशनशिप में नहीं है टिस्सा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बारे में सब भूल जाओ। टिस्सा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वीर आगे बोल पड़ा, हम खाना खा रहे थे, वैसे आप बार बार कॉल क्यों कर रही थी टिस्सा? वीर, आप भूल गए, आज आखिरी दिन है था हमारे पास। टिस्सा के बात को सुन वीर को सब याद आ गया तो वो बोल पड़ा, सबूत जुगाड़ कर लिया आपने? हाँ वीर, आप बाहर आ जाए। टिस्सा, आप इतनी रात को बाहर आओगे? वीर के बात को सुन फीकी मुस्कान के साथ टिस्सा बोली, हमारी जैसी गिरी हुई लड़की के लिए रात दिन क्या होता। टिस्सा का बात सुन वीर गुस्से में भड़कता हुआ बोला, सही कहा टिस्सा, पर हम अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, हम इतने रात को बार जैसे जगह पर नहीं जाते। आपको जो भी सबूत दिखाना हो कल सुबह हमें दिखा दे, हमारे महल आकर। अपना बात बोलने के बाद वीर गुस्से में फोन काट दिया। जब फोन कट हुआ तो टिस्सा अपना फोन नीचे रख रोने लगी। रोते हुए वो ड्रावर से अपने कॉलेज के दिनों के तस्वीर को निकाल देखने लगी। कॉलेज के वक्त में वीर उसका सीनियर हुआ करता था और जिया और टिस्सा एक साथ थी। एडमिशन होने के बाद वो पहला दिन था जब टिस्सा कॉलेज गई थी। कॉलेज जाने के पहले दिन ही टिस्सा लेट हो गई, जिस कारण कॉलेज गेट बंद हो चुका था। टिस्सा के साथ उसका बचपन का दोस्त रोकी हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। टिस्सा के कारण रोकी का भी पहला दिन लेट हो गया। अब पहला दिन कॉलेज जाना बहुत जरूरी भी था, लेकिन दोनों जाए तो जाए कैसे? दोनों बाहर खड़े सोचने लगे। तभी टिस्सा के दिमाग में आइडिया आया तो वो रोकी का हाथ पकड़ कॉलेज के पीछे रास्ते ले जा रोकी को बोली, हम दीवार पर चढ़ते, जब हमें रास्ता साफ दिखेगा तो हम तुझे भी इशारा कर देंगे, फिर तू ऊपर चढ़ जाना, ठीक है? रोकी ने ठीक है बोल दिया। फिर क्या टिस्सा लग गई अपने कांड में। वो दीवार के ऊपर किसी तरह चढ़ तो गई और उसे कोई दिख भी नहीं रहा था, पर चढ़ना जितना आसान था टिस्सा के लिए उतरना उतना ही मुश्किल लग रहा था उससे। पर फिर भी उसने रोकी को भी इशारा कर दिया, फिर खुद उतरने का कोशिश करने लगी। यही कोशिश में उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे जा गिरी, पर उससे चोट उससे नहीं आया। गिरते वक्त उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था। जब उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ तो वो अपने आंखों को खोल देखी तो उसने अपने आप को चार्मिंग लड़के के ऊपर पाया। टिस्सा चार्मिंग लड़के को अपने सामने देख उसमें पूरी तरह से खो गई। तभी रोकी चिल्लाया, यार ये तो बहुत ऊपर है। तभी टिस्सा अपने होश में आ गई। जब रोकी ने दोनों को एक दूसरे पर देखा, वो भी टिस्सा को वीर प्रताप सिंह के ऊपर, ये देख उसका भी पैर फिसल गया और नीचे जा धड़ाम से गिर गया। टिस्सा को तो चोट नहीं आया वीर के कारण, पर रोकी का पूरा कमर बैंड हो गया। तभी टिस्सा के कानों में ठंडा आवाज गया, हमारे ऊपर से उठो। वीर का ठंडा आवाज सुन टिस्सा जल्दी से उसके ऊपर से उठ बोली, सॉरी। पर वीर गुस्से में बोला, कौन हो आप और ऐसे कैसे दीवार के जरिए कॉलेज के अंदर आ सकती? वीर की बातों से टिस्सा को लगने लगा कहीं वो उसका कंप्लेन ना कर दे प्रिंसिपल से। इस डर के कारण टिस्सा, जो बड़े मुश्किल से अभी रोकी खड़ा ही हुआ था, उसका होंठ झट से पकड़ भागने लगी। लड़की को ये करता देख वीर तो हैरान ही रह गया था। दूसरी तरफ रोकी गाली पर गाली दिए जा रहा था टिस्सा को, पर टिस्सा उसके गाली को सुनने के बाद भी रुक नहीं रही थी। कॉलेज के दिनों को और खासकर वीर के साथ हुए पहली मुलाकात को याद कर टिस्सा हंसने लगी खिलखिलाकर। जब मान्यता का लेप बनाना हो गया तो मान्यता कटोरे में लेप लिए किचन से बाहर जा अभय के कमरे के पास जाने लगी। अभय के कमरे के पास पहुंच मान्यता कुछ देर शांत खड़ी रही, फिर दरवाजा खटखटाई तो अभय का ठंडा आवाज मान्यता को सुनाई दिया, अंदर आ जाओ। अभय को लगा था उसका कोई भाई होगा जिससे उससे कुछ काम होगा, पर जब दरवाजा खुला, दरवाजे के पास मान्यता को देख अभय हैरान ही रह गया। मान्यता अपने होंठ में कटोरा पकड़ अंदर आ अभय के पास खड़ी हो गई तो अभय को लगा पहले शायद जो अभय ने डाइनिंग रूम में कहा था उसके बारे में पूछने आई होगी, पर मान्यता के होंठ में कटोरा देख अभय को समझ नहीं आने लगा आखिर मान्यता यहाँ क्या करने आई है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।